बड़े बुजुर्ग कह के गए कि आप ज़िंदगी में कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते। फिर से सुनिए, आप ज़िंदगी में कभी डिसअपॉइंट हो ही नहीं सकते अगर आप किसी से कुछ एक्सपेक्टेशंस ही नहीं रखते तो। आज के बजट का हाल भी कुछ ऐसा ही था। शुरुआत में तो ऐसा लगा कि बिहार और आंध्रा का बजट है। मेरा पर्सनल मानना है कि कुछ सेक्टर जैसे एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को फ़ायदा पहुंचेगा, पर मोस्टली मिडिल क्लास को तो आज के इस बजट ने काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। न्यू टैक्स रिजिम में यहाँ पर कुछ चेंजेस आए हैं और सरकार के अनुसार यहाँ पर मिडिल क्लास भारी भरकम 17,500 रुपये यहाँ पर बचाएगा, यानी महीने के कुल मिलाकर निकल कर आते हैं 1450 रुपये। तो इस भारी भरकम सेविंग की आज हम सच्चाई जानेंगे। साथ ही जो LTCJ 12.5% हुआ है उससे रिलेटेड भी काफ़ी सारी चीज़ों की सच्चाई आज हम जानने वाले हैं। शुरुआत करते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स से, जिसे LTCJ कहते हैं। अगर LTCJ की बात करें तो पहले फाइनेंस और नॉन फाइनेंस के लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हो उस तरह के टैक्सेस लगते थे। ओल्ड LTCJ के अनुसार अलग अलग एसेट्स के लिए अलग अलग टैक्सेस लगते थे। इक्विटी के लिए 10% था, तो बाकी जो फाइनेंशियल एसेट्स थे जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब के लिए 20% था। तो अब इन सभी के लिए जो LTCJ लगेगा वो होगा 12.5% का, 12.5%। और यहाँ पर जो होल्डिंग पीरियड है वो भी 1 साल से 2 साल किया गया है। यानी पहले माना जाता था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट मतलब 1 साल से ज़्यादा, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 2 साल से ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वही लॉन्ग टर्म में काउंट की जाएगी। जो इक्विटी इन्वेस्टर्स थे उनके लिए दोनों कम थे। आपका LTCJ 10% था, आपका होल्डिंग पीरियड 1 साल का था, 1 साल से डबल हो गया होल्डिंग पीरियड। साथ में जो टैक्स था 10 से वो 12.5% हो गया। वहीं पर रियल एस्टेट, गोल्ड वगैरह है वहाँ पर 20% का LTCJ लगता था, वो 12.5% हो गया। अब आप यहाँ पर मुझे बताइए, तो अब ये जो LTCJ में चेंजेस लाए हैं, होल्डिंग पीरियड में चेंजेस लाए हैं, ये अच्छे हैं या फिर बुरे? तो यहाँ पर इक्विटी की अगर बात करें तो LTCJ में जो एग्जम्पशन था 1 लाख का हर साल का, वो 25,000 रुपये से बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया है। और उसका फ़ायदा हार्डली 2-3 हज़ार रुपये का रहेगा। पर अगर आपका जो LTCJ है वो 1.25 लाख रुपये के ऊपर जाता है तो आपको वहाँ पर जो 2.5% जो ऊपर आ रहा है वो काफ़ी चुभेगा। साथ ही जो 1 साल की टाइम पीरियड थी होल्डिंग पीरियड, वो भी 2 साल होने से वहाँ पर भी आपकी टैक्स लायबिलिटी काफ़ी बढ़ने की आशंका है। अब जो बाकी एसेट क्लासेस है, रियल एस्टेट, गोल्ड, वहाँ पर स्क्रीनशॉट देखकर आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर तो LTCJ काफ़ी कम हुआ है, 20% से 12.5%। लेकिन अगर आपको बात बता दूँ कि अंदर की बात कुछ और है। बात यह है तो यहाँ पर जो इंडेक्सेशन के बेनिफिट है वो कम्प्लीटली हटाए गए हैं। तो इसके बाद एक्चुअल में आपका जो रियल एस्टेट का LTCJ है वो कम नहीं होगा, उल्टा बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। कैसे? देखिए, इंडेक्सेशन एक प्रोसेस है जो आपके एसेट के परचेस प्राइस को इन्फ्लेशन के हिसाब से एडजस्ट कर लेता है ताकि टैक्सेबल गेन कम हो और आपको कम टैक्स पे करना पड़े। अगर मान लीजिए आपके पास 10 साल पहले प्रॉपर्टी थी 50 लाख रुपए की, तो इन्फ्लेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से उसकी प्राइस आज 80 लाख रुपए हो गई है, यानी उसकी इंडेक्स्ड कॉस्ट 80 लाख रुपए की हो गई है। और अगर आप उस प्रॉपर्टी को 90 लाख रुपए में बेचते हैं तो आपका टैक्सेबल गेन कितना होगा? 10 लाख रुपए का। तो ओल्ड में आप 10 लाख रुपए पर 20% पे करते, यानी 2 लाख रुपए। लेकिन अब इंडेक्सेशन है ही नहीं। आपने प्रॉपर्टी खरीदी थी 50 लाख की, बेची 90 लाख में, आपका टैक्सेबल गेन कितना हुआ? 40 लाख का, उस पर 12.5%, यानी अब आपको 2 लाख की बजाय 5 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे। तो भले ही यहाँ पर दिखने में रेट कम हुआ हो, बट एक्चुअल में आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा रियल एस्टेट पर। और इसी के चलते आप अगर देखेंगे यहाँ पर तो सारी रियल एस्टेट कंपनीज के शेयर्स गिर गए हैं, बहुत ज़्यादा गिर गए हैं। क्यों गिरे? तो अब उनको पता है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या भी शायद कम हो सकती है इन चेंजेस के बाद। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने, वो है STT, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इसको लाया गया था 2004 में पी चिदम्बरम ने, जो उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर। तो उस टाइम उन्होंने क्या किया, LTCJ को हटा दिया और STT लाया। फिर 2018-19 की बात है, अरुण जेटली ने STT को तो रखा ही रखा, LTCJ भी लाया 10% का लॉन्ग टर्म पर इक्विटी में, शेयर मार्केट में। फिर अब रिसेंटली, जैसे कि कल वाली वीडियो में मैंने बात की कि शायद मुझे भी ऐसा अनुमान था कि शायद STT कम हो, लेकिन वही है कि आपको खुश रहने दो, एक्सपेक्टेशन नहीं रखने चाहिए। और वही एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ। जो STT है, जो हटाने की बात चल रही थी, लोग एक्सपेक्ट करते शायद ये कम हो। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाने के लिए शायद सरकार को काम करने चाहिए, तो उसके लिए LTCJ भी कम करे, लेकिन उसके बजाय दोनों चीज़ें बढ़ाई गई। तो यहाँ पर LTCJ बढ़ाया लॉन्ग टर्म पर, और फ्यूचर्स ऑप्शन पर जो STT है तो लगभग डबल कर दिया गया है। और बात रही STCJ यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की, तो सरकार ने कहा कि इसे भी क्यों कम रखना है, तो उसे भी अभी 15% से 20% कर दिया गया है, जो कि अगेन बिग ब्लो है काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स के लिए। और इसी के चलते आज हमने देखा है कि मार्केट काफ़ी क्रैश हो गया है और कई सारी कंपनी जो अलग अलग सेक्टर्स की है वो काफ़ी ख़राब परफॉर्म करती हुई नजर आई। अब देखिए, कई सारे लोग कमेंट्री कर रहे थे कि सरकार चाहती थी कि फ्यूचर्स ऑप्शंस को थोड़ा कंट्रोल किया जाए, तो इसलिए। लेकिन मुझे यहाँ पर ये समझ नहीं आया कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए LTCJ क्यों बढ़ा रहे हैं। और साथ ही प्रीवियस जो केस स्टडीज़ है वो ये भी बताती है कि जब जब आप टैक्सेस कुछ एक लेवल के बाद बढ़ाते हो तो इलीगल चीज़ें काफ़ी बढ़ने लगती है मार्केट में। और जैसे बेटिंग ऐप में हुआ कि बहुत सारे फॉरेन के बेटिंग ऐप्स आने लगे और बिना टैक्स का, बिना GST का यहाँ पर चलने लगे, और फिर उन्होंने काफ़ी सारे लोगों को अट्रैक्ट किया, और यहाँ पर एक गवर्नमेंट का भी लॉस हुआ इन टर्म्स ऑफ टैक्स। तो इस चीज़ का भी फ्यूचर में फाइनेंस डिपार्टमेंट को मेरे हिसाब से ध्यान रखना चाहिए कि आप जो एक्शंस ले रहे हैं
उसकी रिएक्शन क्या आ रही है, वो भी ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कस्टम ड्यूटी पर। तो गोल्ड पर जो कस्टम ड्यूटी थी 15% की, वो अब घटाकर 6% कर दी गई है, जिसके चलते सारी जो हम कह सकते हैं कि गोल्ड स्टॉक्स हैं, जैसे टाइटन है, सेंको गोल्ड है, कल्याण ज्वेलर्स है, उनकी शेयर प्राइस आज हमें ऑन द रूफ दिखाई दी। गोल्ड में भी इंडेक्सेशन इफेक्ट यहाँ से नहीं रहेगा और वहाँ का जो गोल्ड का LTCJ जो 20% हुआ करता था वो भी 12.5% हो जाएगा, लेकिन वहाँ पर भी ज़्यादा कुछ बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा ऐसा नहीं लगता। लेकिन कस्टमर जो कस्टम ड्यूटी है वो कम होने की वजह से थोड़ा गोल्ड आपको सस्ते में मिल सकता है। और इसकी वजह से जो एयरपोर्ट्स पे हम देखते थे कस्टम डिपार्टमेंट में कि कोई बाल में छुपा के गोल्ड ला रहा है, शूज़ में सैंडल में छुपा के ला रहा है, वो कैसे शायद इस वजह से थोड़ी कम हो सकती है। अब बात करते हैं एंजल टैक्स की। तो एंजल टैक्स गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हटा दिया गया है। अब ये एंजल टैक्स क्या था? तो एंजल टैक्स वो टैक्स था जो स्टार्टअप्स को लगता था जब वो उनकी वैल्यूएशन से ज़्यादा प्राइस पर शेयर्स बेचते थे। गवर्नमेंट उसे तब लगाती थी जब उन्हें लगता था कि वैल्यूएशन ज़बरदस्ती आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाया जा रहा है। तो ये टैक्स पूरी तरह से हटाया गया है, जिसका स्टार्टअप्स को भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा फंड रेज करने में। वही अगर हम कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें तो बाहर की जो कंपनीज है, फॉरेन कंपनीज, उनको 40% का कॉर्पोरेट टैक्स यहाँ पर देना पड़ता था, जो भी 5% से कम किया गया है और 35% किया गया है। तो अभी भी ये ज़्यादा ही है फॉरेन कंपनीज के लिए, बट पहले से बेटर है। तो कंक्लूजन में आने से पहले एक बार उन चीज़ों की बात करते हैं कि क्या कुछ सस्ता होने वाला है, क्या कुछ महंगा। तो गोल्ड होगा सस्ता, 3 कैंसर की मेडिसिन सस्ती होगी, मोबाइल फ़ोन्स चार्जर सस्ते होंगे, श्रिम्प और फिश फीड सस्ती होंगी, सोलर सेल सस्ते होंगे, 25 क्रिटिकल मटेरियल सस्ते होंगे। और ये जो क्रिटिकल मटेरियल है वो है जो मैन्युफैक्चरिंग में बहुत काम में आते हैं। तो ये अच्छा मूव है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए। तो ओवरऑल मोटा मोटी बात करें तो जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पैसे कमाने आए थे, वो भी म्यूचुअल फंड में काफ़ी सारा पैसा डाल रहे थे, बहुत सारा इन्फ्लो बढ़ गया था, तो उनको यहाँ पर टैक्स का बर्डन अभी झेलना पड़ेगा, बीट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स, बीट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। और फिर कई सारे लोग हैं जिन्हें इन चीज़ों की समझ नहीं थी, वो रियल एस्टेट में पैसा डालते थे, उनको तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम अभी आने वाली है। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं है, तो बड़े बड़े टैक्सेस आपको पे करने के लिए रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स को यहाँ से रेडी होना पड़ेगा। लास्ट वीडियो में हमने ये क्लिप देखी थी मिस्टर निरंजन हीरानंदानी की, जो कि हीरानंदानी ग्रुप के MD है। उन्होंने ये बात कही थी कि मुंबई में जो भी फ्लैट्स है उसकी एक्चुअल कॉस्ट हम भी इतनी ज़्यादा रखना नहीं चाहते, बट क्या करें कि उसकी फ्लैट की जो 50 to 55% कॉस्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार को हमें देनी पड़ती है। तो इसमें अब जो कैपिटल गेन आपको एक्स्ट्रा लगेगा वो और एडिशनल हो गया, तो इसकी वजह से शायद रियल एस्टेट मार्केट के लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आने वाले टाइम में ज़रूर देखने मिलेंगे। तो कंक्लूजन यही है कि जैसे बड़े बुजुर्ग कहते हैं उनकी बातें हमें माननी चाहिए और ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी चाहिए। थोड़े बहुत जो भी लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे इस बार के बजट में, मुझे लगता है अगले टाइम में वो भी लोग नहीं रखेंगे। इस तरह का ओवरऑल ये बजट था। ओवरऑल कुछ भी ऐसा नहीं था कि जिसकी हम सराहना करें और जिसको अप्रिशिएट करें। हालांकि ये कहा गया था कि ये जो बजट है अगले 5 साल की नींव रखेगा, लेकिन अगर नींव ही कुछ इस तरह की है तो आई एम फियरफुल कि अगले 5 सालों के बजट्स में क्या होगा। सो आई मीन इट इज़ अप टू द पीपल